नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 8 जून है और आज भी हम रोज़ की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले देख लेते हैं पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर क्या है। तो किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खार्ग ने हाल ही में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में वह डूब गया? तो इराक, ईरान, इजराइल या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका आंसर होगा ईरान। जिन लोगों ने भी ईरान आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार रेगुलर बने रहें और प्रश्न का उत्तर देते रहें और रेगुलर कंप्लीट जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसको करते रहें ताकि आप अपने परीक्षा को अच्छे से सफल बना सके। तो चलते हैं आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर कि रायसोम किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना? पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, बिहार? यदि किसी को आंसर पता है तो वह साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहें। तो इसका आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार कोकराझार जिले में रायसोमा आरक्षित वन को असम के छठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। यह जंगल बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान कुछ इस प्रकार हैं: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरांग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रायसोमा राष्ट्रीय उद्यान असम का यह राष्ट्रीय उद्यान BTR यानी कि बोडोलैंड टेरिटरी के तहत कोकराझार जिले में गोसाईगांव उपमंडल में स्थित है। यह पार्क 422 वर्ग के क्षेत्र में सन्निहित वन का एक हिस्सा है। यह अधिसूचित रिपू रिजर्व फॉरेस्ट के उत्तरी भाग को कवर करता है जो मानस टाइगर रिजर्व का सबसे पश्चिमी बफर क्षेत्र है। इस पार्क के सुनहरे लंगूर बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली भैंस, भारतीय गौर, हॉर्नबिल, चित्तीदार हिरण पक्षी की 170 प्रजातियां, तितलियों की 150 प्रजातियां और पौधों और ऑर्किड की 380 किस्में हैं। तो असम की अगर हम बात करें तो असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय तथा त्रिपुरा एवं पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। इस प्रकार यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और राजधानी दिसपुर है। इस प्रकार अगर हम देखें इस मानचित्र पर तो हम देख सकते हैं ये असम का मानचित्र है और इसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश स्पष्टता आपको दिख रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ दक्षिण में त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ इस तरफ वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं डिब्रू सिखोवा, होसांग पर और काजीरंगा, लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस प्रकार आप इसके क्षेत्रों को भी देख सकते हैं। यानी कि उत्तर पूर्व राज्य का यह ऐसा राज्य है जो सभी उत्तर पूर्व राज्यों यानी मुख्य रूप से 7 सिस्टर्स में सभी सिस्टर्स के साथ बॉर्डर साझा करता है। यानी कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ यह स्पष्ट रूप से सीमा साझा करता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने दूसरे प्रश्न पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से E100 परियोजना लॉन्च की? अहमदाबाद, पुणे, मोतिहारी या रांची? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका पुणे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पुणे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2022-2025 भी लॉन्च किया है। इसे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना के अनुरूप जारी किया गया है। इसके अलावा भारत में इथेनॉल क्षेत्र को अगर हम समझें तो भारत प्रधानमंत्री के अनुसार भारत ने इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की एक प्रमुख प्राथमिकता बन गया है क्योंकि इथेनॉल का पर्यावरण और किसानों के जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प किया है। 2014 तक भारत ने लगभग 1.5% इथेनॉल मिश्रित किया जाता है। अब यह 8.5% तक पहुंच गया है। इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है जो इंजन को पूरी तरीके से ईंधन का दहन करने की अनुमति देता है। इससे उत्सर्जन कम होता है और पर्यावरण प्रदूषण भी
कम होता है। इथेनॉल चीनी उद्योग का उप उत्पाद है, यानी कि बाई प्रोडक्ट है, और यह एक अक्षय स्रोत है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी लाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इथेनॉल मिश्रित जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब से हुई? 2003 में इसको लॉन्च किया गया था। इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम को इसको OMC को कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम पर इथेनॉल प्राप्त करने की सलाह दी जाती है। जैसे गन्ने से अच्छी क्वालिटी का या अच्छे प्रकार का इथेनॉल प्राप्त होता है। उसके बाद बी हैवी मेलासेस, सी हैवी मेलासेस, और फिर इसके बाद क्षतिग्रस्त अनाज यानी कि जो सड़े गले अनाज होते हैं उनसे भी इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वरीयता क्रम में देखें तो सबसे अच्छा इथेनॉल गन्ने से प्राप्त होता है। इथेनॉल पर एक नज़र डालें तो इथेनॉल का उत्पादन मक्का, गन्ना, गेहूं आदि से किया जा सकता है। भारत में इथेनॉल मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन होती है और यह ईंधन के आसान और पूर्ण दहन की अनुमति देती है। इथेनॉल को एक नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में माना जाता है क्योंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं। इस बार मिश्रित इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता है। एक बार मिश्रित होने पर इथेनॉल को पेट्रोल से अलग नहीं किया जा सकता है। अलग अलग मिश्रणों को बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जा सकता है। इसी तरीके से चलते हैं वीडियो के अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 जून, 7 जून या 8 जून या 9 जून। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 जून। तो हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 जून 2021 को मनाया जा रहा है यह विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तीसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था। यह दिन जिनेवा सम्मेलन और 2019 में अदीस अबाबा सम्मेलन द्वारा खाद्य सुरक्षा का भविष्य पर किए गए आह्वान को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। इसी प्रकार अगर देखें तो अदीस अबाबा सम्मेलन खाद्य सुरक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्राथमिकताओं पर चर्चा की और पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई का समर्थन भी किया गया। पोषण पर कार्रवाई का संयुक्त राष्ट्र दशक 2016 से 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक प्रतिबद्धता है। इस दशक को विश्व संगठन से बढ़ी हुई पोषण क्रियाएं प्राप्त होंगी। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आयात करने के लिए मंजूरी प्रदान की है? चीन, ब्राज़ील, चिली या फिजी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी प्रदान की है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद वेस्ट भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। इसके लिए ब्राज़ील के राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने भी मंजूरी प्रदान की है। कोवैक्सीन पर नज़र डालें तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसके अतिरिक्त इसकी प्रभावकता 81% है। कोवैक्सीन 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का अंतराल 4 सप्ताह कम रखा गया है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम एक दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि भारत बायोटेक एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1996 में कृष्णा एला द्वारा की गई थी। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक भारतीय या भारत सरकार समर्थित वैक्सीन है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है? असम, हरियाणा, बिहार या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य ने। किसने? हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में 80 एकड़ ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की। 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। ऑक्सी-1 में 10 प्रकार के वन शामिल होंगे। इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए और प्रोत्साहन, संरक्षण, वृक्षारोपण और प्रोत्साहित करते हुए हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिसमें प्राणवायु देवता पेंशन योजना रही, करनाल में ऑक्सी-1 योजना, पंचकुला में ऑक्सी-1 योजना, हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण योजना। अगर इन योजनाओं को हम एक एक करके देखें तो प्राणवायु देवता पेंशन योजना क्या है? तो इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर
2500 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन हर साल वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। तो करनाल में ऑक्सी वन क्या है? तो ये मुगल नहर करनाल में वन विभाग की ज़मीन पर ऑक्सी फॉरेस्ट लॉन्च किया गया था। इसमें पंचवटी, बेल, आंवला, अशोक, बरगद और पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। इसे 80 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसी तरीके से पंचकुला में ऑक्सी वन, यह पंचकुला के निवासियों को ताज़ा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 100 एकड़ के क्षेत्र में बीर घग्गर में स्थापित किया जाएगा। इस पहल के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसी के साथ ही हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण, जो कि इस पहल के तहत हरियाणा के गांवों में पंचवटी के नाम से पौधारोपण किया जाएगा और यह पेड़ों में प्राकृतिक ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इस पहल के तहत खाली ज़मीन पर कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार यह ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की आय में वृद्धि भी करेगा। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि देविका नदी परियोजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री द्वारा उधमपुर जम्मू कश्मीर में देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था। परियोजना के अंतर्गत देविका नदी के किनारे स्नान घाट विकसित किए जाएंगे, अतिक्रमण हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित किया जाएगा, श्मशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जो कि 129.27 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क है। सुरक्षा बाड़ और लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र तथा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और जल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। देविका नदी के बारे में जानें तो देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुध महादेव से निकलती है और पश्चिमी पंजाब अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है की ओर बहती है, जहाँ यह रावी नदी में मिल जाती है। नदी का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है। जून 2020 में उधमपुर में देविका पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल के निर्माण का उद्देश्य यातायात की भीड़ से निपटने के अलावा सेना के काफिले और वाहनों को सुगम मार्ग प्रदान करना भी है। इसी के साथ ही अगर एक दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य नदियों में प्रदूषण को रोकना है। नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत लागू किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न कि बिम्स्टेक का 24वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून? तो इसका आंसर क्या होगा? 6 जून। तो 6 जून को 24वें बिम्स्टेक दिवस पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक एक आशाजनक क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है और इसमें कनेक्टिविटी समेत कई क्षेत्रों में प्रगति की है। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक का अर्थ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, यानी कि हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल इसका फुल फॉर्म है। यह 6 जून 1997 को बैंकॉक में बिस्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से स्थापित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके साथ ही 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद समूह का नाम बदलकर बिम्स्टेक यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया। 2004 में नेपाल और भूटान के पूर्ण सदस्य बनने के बाद बिम्स्टेक का नाम बदलकर इसे वर्तमान स्वरूप में कर दिया गया। बिम्स्टेक के सदस्यों के रूप में देखें तो बिम्स्टेक के 7 सदस्य हैं, जिनमें से बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आसपास के क्षेत्र में हैं जो क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं। 5 दक्षिण एशियाई देश हैं, जिसमें से यानी कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, जबकि 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। इसके साथ ही अगर इसे यहाँ देखा जाए तो ये मैप से ये कुछ
इन देशों के फ्लैग्स हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। मानचित्र पर यदि आप इसे समझें तो मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी देश जो कि हिंद महासागर से कई बे ऑफ बंगाल यानी कि मुख्य रूप से हिंद महासागर की एक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। और इससे किसके कुछ क्षेत्रीय देश जैसे नेपाल और भूटान को छोड़कर अगर देखा जाए तो सभी देश बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का संबंध किस क्षेत्र से है: स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल या रक्षा? तो इसका आंसर होगा शिक्षा से। इसी के साथ ही अगर देखें तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआई 2019-20 जारी करने को भी मंजूरी दी है। पीजीआई शिक्षा में परिवर्तन का आकलन और उत्प्रेरित करने के लिए 70 मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडिंग प्रदान करता है। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल ने 2019-20 के लिए उच्चतम ग्रेड यानी कि ग्रेड A++ प्राप्त किया है। पीजीआई पहली बार 2019 में 2017-18 के लिए प्रकाशित हुआ था। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा: 2017, 2017, 2015, 117, 115 और 114 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 117। तो भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान पर गिरकर 117 रह गई है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। 2020 में भारत की रैंक 115 थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, 5 और 9 से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों नेपाल, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश से नीचे था। तो इसी के साथ ही अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी, बिहार। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां वैक्सीनेशन लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस अभियान के तहत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण स्लॉट उपलब्ध कराएंगे, यानी कि उनको बताएंगे कि आपको टीकाकरण कब किया जाएगा या आपको टीका कब लगेगा, उसका एक टाइमिंग और डेट यानी कि स्लॉट्स बुक कराएंगे। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने है: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है वॉशिंगटन, जिनेवा, रोम, पेरिस। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ ही वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।